हेलो दोस्तों, मैथ के इस कॉन्सेप्चुअल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक ऐसा क्लास होने वाला है जहां आपको अरिथमेटिक के लगभग हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों को आप देख पाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। जैसा कि आपका मुझ पे दोस्तों भरोसा भी है। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रही थी वीडियो को शूट करते समय, इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो बस आप इस पूरे सेशन में बने रहें, आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को बताया जाएगा इसमें और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइप एंड सिस्टम का है। बोल रहा है कि एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य पाइप है बी जो उसी टंकी को आधे घंटे में भर सकता है। ठीक है, आधे घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि एक और अन्य पाइप है सी जो उस टंकी से पानी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से पानी को खाली कर रहा है। अगर ए बी और सी तीनों अगर आपस में मिल जाएं तो टंकी को 15 मिनट में खाली किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी है। टंकी का धारिता कहने का मतलब हुआ कि टंकी में पानी की क्षमता टोटल कितनी है। ठीक है, तो देख लीजिए, चलिए हम लोग इसे सोल्यूशन करते हैं। जैसे मान के चलिए जो एक पाइप ए दिया हुआ है, ये टंकी को भर दे रहा है 25 मिनट में। एक अन्य पाइप है बी जो टंकी को भर रहा है आधे घंटे मतलब 30 मिनट में। और जब एक अन्य पाइप है जो दोस्तों सी है जो पानी को खाली कर रहा है, और जब ये तीनों मिलते हैं ए प्लस बी और जब ये सी खाली करता है तो टंकी को 15 मिनट में भरा ही जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबरों के माध्यम से टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे कि टोटल टंकी में पानी की क्षमता कितनी है एक रैंडम नंबर से। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 25, 30 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 है ना, 150 आ जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। ये 5 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा। ये 6, 5 और 10 का मतलब है कि पाइप ए की कार्यक्षमता 6 यूनिट है। ठीक है, पाइप बी की कार्यक्षमता 5 यूनिट है। टंकी की धारिता को हम लोग निकालेंगे कैसे, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे सी की टाइमिंग को। अगर सी जितने मिनट में इस पूरे फुल टंकी को खाली कर देगा तो हम समझ जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर हम सी की टाइमिंग है 10 मिनट है, ठीक है, तो अगर वो सी पूरे टंकी को 10 मिनट में खाली कर दे रहा है और अगर ये 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है तो 10 मिनट में 30 गैलन हो गया। तो खाली तो उतना ही करेगा ना जितना टंकी में पानी है। तो हम इस प्रकार से अगर मुझे सी की टाइमिंग ज्ञात होती है तो हम टंकी की धारिता को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे सी की कार्यक्षमता को। सी की कार्यक्षमता है कितनी, देख लीजिए, ए की कार्यक्षमता 6 है, बी की 5 है और ये तीनों की कार्यक्षमता 10 है। तो सिर्फ ए और बी की कार्यक्षमता 11 होना चाहिए, जबकि ए बी और सी तीनों की संयुक्त कार्यक्षमता 10 है। तो कहीं ना कहीं सी 1 यूनिट के हिसाब से पानी को खाली कर रहा है, तब इस 11 में से 1 माइनस होकर 10 बचा होगा यहाँ पे। तो सी की कार्यक्षमता कितना हो गया, 1, और टोटल पानी कितना है, 150 यूनिट है और सी की कार्यक्षमता 1 है। ठीक है, मतलब सी को 150 मिनट का समय लगेगा टंकी को खाली करने में। 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है तो 150 मिनट में कितना गैलन हो जाएगा, तो टोटल 450 गैलन। तो टोटल 450 गैलन है इस टंकी की धारिता या तो इस टंकी की क्षमता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसे इरेज करते हैं हम लोग। दोस्तों आप क्लास को ज़्यादा मिस ना करें क्योंकि वे लोग अक्सर असफल हो जाते हैं जो रिटन की एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होने के लगभग 1 से 1.5 महीने के पहले पढ़ते हैं। अगर ऐसा होता तो ना जाने कितने लोग जॉब ले लेते। ठीक है, उन लोग को आप लोग को नहीं देखना है। बोल रहे कि 4 संख्याएं हैं W, X, Y और Z और ये चारों संख्याएं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब हुआ छोटे से बड़े के क्रम में, मतलब W सबसे छोटा है, X W से बड़ा है, Y X से बड़ा है और Z सबसे बड़ा है। बोल रहा है कि सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 22, और सबसे 3 बड़ी संख्याओं का औसत 28 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस संख्या का प्रास क्या होगा। प्रास का मतलब हो जाता है रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करना। ठीक है, तो संख्याएं क्या क्या हैं, W है, X है, Y है और Z है। और ये दोस्तों सारे के सारे नंबर आरोही क्रम में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे 3 छोटी संख्याओं
तो तीन छोटी संख्या क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स और वाई हो गया। इन तीनों संख्याओं का अगर औसत 22 है तो इसका सम कितना होगा, 22 दिया 66 हो जाएगा ना। तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई का सम कितना आ गया, 66। और सबसे तीन बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जड़ हो गया ना। तो एक्स प्लस वाई और जड़ का दिया हुआ है औसत 28 दिया हुआ है, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 28 दिया 84 है ना। हमें निकालना है वैल्यू जड़ माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है। प्रास का मतलब वही हुआ ना, रेंज। प्रास का मतलब हुआ रेंज, मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जड़ माइनस में डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 84 में 66 तो 18 है ना। अगर a माइनस इन सारे प्लसों में गुना होगा तो क्या होगा, सारे के सारे जो सिंबल है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब जो जो कट रहे इसे काट देते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई कट गया, बच गया क्या, जड़ माइनस डब्ल्यू। और हमें इसी की वैल्यू तो निकालना था, बराबर 18। तो इस संख्या का प्रास क्या है, रेंज क्या है, 18 है। और 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं ना जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा भाई कि इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे हम कैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसी प्रकार से 9 का वर्ग कितना होता है, 81। और इन सारे संख्याओं के वर्गों को जोड़ देना है। अगर आप जोड़िएगा सिंपली इस तरह से करके ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाली है। इसमें तो डेटा छोटा दे दिया वो 1 से लेकर 9 तक, कहीं अगर 1 से लेकर 50 तक दे दिया तो आपकी हालत यूँ ही ख़राब होने वाली है। तो आप इसमें एक फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला क्या है, वर्गों का योग निकालने के लिए, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बट्टे में 6। जो n है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, या तो आप यूं ही ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 हो गया सबसे बड़ी संख्या ना, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 बराबर 10, मतलब कि 9 इंटू 10 हो गया, इंटू 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, बट्टे में 6 हो गया। ये कितने बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। ये 2 से दोस्तों 5 बार में कटेगा, कितना बच गया, 3 5 15 इंटू 19। आप इस संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इसमें आपको कैलकुलेशन भी सिखाने वाले हैं कि भाई आपको आप ऐसा नहीं कि कोने में जाकर 15 इंटू 19 कर दें, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 19 के जगह एक और संख्या मान लें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं 15 इंटू 20 माइनस 1 लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या, नहीं। तो अगर हम 15 को 20 में अगर गुना करेंगे तो गुना करने में हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 15 इंटू 20 कितना करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 जीरो और लग जाएगा, कितना हो गया 300। 300 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 285। तो 285 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको बस सिंपली इस फार्मूला को याद रखना है और आप यकीन मानिए ऐसा ही कुछ फार्मूला को और हम लाते रहेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए एक कॉपी में और इसे पार्ट टाइम रिवीजन करते चले जाइए। अगर आपको क्लास स्लो लगे तो आप क्लास की स्पीड को बढ़ा लें। बोल रहे कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है जैसे हो गया 4 एक पूर्ण वर्ग है, 9 एक पूर्ण वर्ग है ना। तो बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच, ना कि 100 से लेकर 200। ये क्वेश्चन मतलब इसमें आप गच्चे खा सकते हो, आप इसमें गलत कर ले सकते हो। 100 और 200 के बीच में बोल रहा है। अगर बोलता कि 100 से लेकर 200 के बीच, चाहे तो कि 100 से लेकर 200 तक, तो एक 100 भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो 100 से नेक्स्ट आगे ऐसे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो 11 का 121 है। तो 100 से आगे कौन सा संख्या है, 121 है। और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। और सबसे अंतिम संख्या कितना है, 200। तो 200 से जस्ट पहले कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 196। आपको याद रखना पड़ेगा 196। ये 196 किसका है, तो 14 का स्क्वायर है।
बोल रहे कि टोटल संख्या कितनी है। हम क्या करेंगे, इस 14 में से 11 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 14 में से 11 चल के कितना बच गया, 3, और इसमें +1 जोड़ देंगे बराबर 4। आप बोलेगे भाई ये फार्मूला है क्या एक जोड़ने का? नहीं भाई, ये फार्मूला नहीं है। आप अगर निकालोगे ना कि 11 से लेकर 14 तक में कितने संख्याएँ हैं, तो देख लीजिए 11, 12, 13, 14, इतने 1, 2, 3, 4 संख्या है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो 12, 13, 14 3 ही संख्या आएगी, ठीक है। आप सिंपली क्या कीजिएगा, बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को माइनस कर दीजिएगा और हमेशा +1 कर दीजिएगा, तो इसके बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। हाँ, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप बताइएगा कमेंट में कि 9 से लेकर 78 तक में टोटल कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई भिन्नों को में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर आप इस प्रकार के भिन्न को भाग देकर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे ना, तो कम से कम 5 मिनट से बेसी का तो समय जाया आपको होने वाला है। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई फैक्टर के मेथड से मैं इस क्वेश्चन को मैं यूं ही मैं ट्रिक मतलब कि बिना कोई ट्रिक से सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखाने वाला हूं, ठीक है। पहला भिन्न क्या है, तो 4/9 है। दूसरा क्या है, तो 5/4 है। तीसरा है 3/8 और लास्ट है 6/7। हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई में जिसके ऊपर का मान सबसे कम रहेगा वो संख्या उसके कंपैरिजन के तुलना में छोटा रहेगा। जैसे अगर मैं 4 और इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 4 चक 16 आ गया और यहाँ पे 9 5 45 आ गया। इस 16 और 45 में सबसे छोटी संख्या 16 हो जाने वाली है। इसका मतलब एक हुआ कि जो 4/9 है ये 5/4 की अपेक्षा में छोटा है। तो मेरा ये 5/4 चला गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, चला गया। अब हम गुना करते हैं इन दोनों से, 4/8 और 3/9 से। तो 8 चौके कितना हो गया, 32 और 9 तिया 27। अब इन दो संख्याओं के कंपैरिजन में 3/8 छोटा हो गया। अब मेरा ए भी संख्या कट गया, ठीक है। अब हम इन दोनों संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, 3/8, जो कि 3/8 इस क्वेश्चन का सबसे छोटी भिन्न होने वाली है। अगर इसी तरह से अगर बड़ा पूछे तो आप बड़ा निकाल दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई फैक्टर के मेथड से, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा ईजी वाली मेथड होती है। तो 3/8 इसको कल से ही दोस्तों ये टेक्निकल इश्यूज़ आ रही है। जब वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ तो लंबी वीडियो शूट ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यूज़ है। कल मैंने आपको अपडेट किया था कि भाई टेक्निकल इशू आ रही है और आप सभी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा सेशन था ये बहुत ही लंबा सेशन होने वाला था, लेकिन इस सेशन को हमको बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि वीडियो बार बार कट जा रही है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को आप समझेंगे और आप दुआ कीजिएगा भाई कि इस टेक्निकल इशू दोबारा से आपसे ना आए और ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो चलिए आप मुझ पर भरोसा बनाए रखिएगा इसी तरह से, और जो भी ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पे एंड करते वीडियो को। थैंक यू।